नमस्कार, सुप्रभात। राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत में बात पाक कैदी की जेल में हत्या के मामले की। जयपुर सेंट्रल जेल अधीक्षक और डिप्टी जेलर को इस मामले में एपीओ किया गया है। वार्डर और हेड वार्डर को भी निलंबित कर दिया गया है। राकेश मोहन शर्मा अब सेंट्रल जेल के नए अधीक्षक होंगे। घटना की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। जेल आईजी रुपिंदर सिंह को ये जांच सौंपी गई है। बता दें आपको, जयपुर सेंट्रल जेल में पाक कैदी की हत्या से सनसनी मची हुई है। टीवी देखने के विवाद में जयपुर जेल में एक पाक कैदी की हत्या कर दी गई। ये रिपोर्ट देखिए। सेंट्रल जेल में पाक कैदी की हत्या, पत्थरों से पीट पीट कर मार डाला। टीवी देखने को लेकर विवाद में हत्या। जयपुर सेंट्रल जेल में पाक कैदी की हत्या के बाद सनसनी फैल गई है। पाकिस्तान के सियालकोट के रहने वाले शकरुल्लाह की जेल में ही बंद कैदियों ने मिलकर हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक टीवी को लेकर हुए विवाद में पाक कैदी की हत्या की गई। जयपुर सेंट्रल जेल में पाक नेशनल है शकरुल्लाह, जो कि यूएपीए एक्ट में बंद था। 2011 में बंद हुआ था। 2017 में उसको आजीवन कारावास की सजा हुई है। कुछ अन्य साथियों के साथ बंद था। सेल में एक पर्टिकुलर सेल है जिसमें टीवी लगा हुआ था। उसमें टीवी देखते समय वॉल्यूम की बात के ऊपर आपस में कोई झगड़ा हुआ है और इस झगड़े में कुछ लोगों ने उसकी हत्या कर दी। कैसे हत्या की? पत्थर, जो वहाँ पत्थर था उसके सिर पर पत्थर मार दिया। उस पत्थर से हत्या हुई। कब हुई सर ये घटना? ये घटना करीब 1 बजे के आसपास है। ये पाकिस्तान का रहने वाला था, सियालकोट, डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का रहने वाला। आपके वार्ड संख्या 10 में एक टीवी रूम है। उसमें 9 बंदी जो थे वो टीवी देख रहे थे, जिसमें 5 अंदर थे और 4 कोर्टयार्ड में थे उसी सेल में। और आपस में टीवी प्रोग्राम को लेके झगड़ा हुआ और झगड़ा बढ़ करके उसी आक्रोश में वहाँ पत्थर निकाल के जो सर पे मारा है, तो उससे एक बंदी शकरुल्लाह, जिसकी उम्र करीब 45 इयर्स है, उसकी मृत्यु हो गई। शकरुल्लाह उर्फ मोहम्मद हनीफ लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। जयपुर की एडीजे 17 अदालत ने 6 दिसंबर 2017 को सुनाई थी आजीवन कारावास की सजा। शकरुल्लाह सहित 8 आतंकियों को सुनाई गई थी सजा। अदालत ने शकरुल्लाह पर 11 लाख का जुर्माना भी लगाया था। अदालत ने कई धाराओं के अंतर्गत सुनाई थी सजा। धारा 13 विधि विरुद्ध क्रियाकलाप में शामिल होना, धारा 18B देश के खिलाफ साजिश करना, धारा 19 आतंकी कार्य के लिए नए लोगों को संगठन में शामिल करना, धारा 20 आतंकी गैंग और संगठन का सदस्य होना। फिलहाल अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र की रिपोर्ट। और बात आसाराम मामले की, जिस पर आज सुनवाई होनी है। अंतरिम जमानत अर्जी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। सजा स्थगन याचिका पर भी सुनवाई आज होगी। जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ में ये सुनवाई होगी। आसाराम ने पत्नी की बीमारी के चलते अंतरिम जमानत मांगी है और याचिका लगाई थी जमानत के लिए, जिस पर आज सुनवाई होनी है। नाबालिग से छात्रा से यौन उत्पीड़न का मामला है। आसाराम की पत्नी लक्ष्मी देवी शालबी अस्पताल में भर्ती है, अहमदाबाद अस्पताल में भर्ती है और इसीलिए आसाराम ने याचिका लगाई थी। जयपुर को आईपीएल मैचों की मेजबानी मिलते ही आरसीए अलर्ट मोड में नजर आने लगा है। मैचों के सफल आयोजन के लिए पदाधिकारी एकजुट होने का दावा कर रहे हैं। देखिए एक रिपोर्ट। यूं तो बीसीसीआई के निलंबन के कारण आरसीए में सुस्ती छाई हुई है, लेकिन जयपुर को आईपीएल मैचों की मेजबानी मिलते ही आरसीए अलर्ट मोड में दिखाई देने लगा है। आईपीएल मैचों की तैयारी के लिए एसएमएस स्टेडियम में युद्ध स्तर पर तैयारी जारी है। इन्हीं तैयारियों का आरसीए के उपाध्यक्ष मोहम्मद इकबाल, संयुक्त सचिव महेंद्र नाहर और आरसीए के पूर्व कोषाध्यक्ष
महेंद्र शर्मा ने जायजा लिया। पूरे ग्राउंड का जायजा लिया और इस बार ज़्यादा कुछ करने को है नहीं। पिछले साल हमने पूरे ग्राउंड को तैयार कराया था पूरी तरीके से। छोटी मोटी मेंटेनेंस और हाउसकीपिंग का काम है जो समय रहते पूरा कर लिया जाएगा और बीसीसीआई की जो चेकलिस्ट आएगी उसको हम अश्योर करते हैं कि 10 दिन के अंदर कंप्लीट करके दे देंगे। अगर आईपीएल के 12वें सीजन की बात करें तो इस बार राजस्थान को 2 मैचों की मेजबानी मिली है। पहला मुकाबला 25 मार्च को राजस्थान और पंजाब के बीच खेला जाएगा, जबकि दूसरा मुकाबला 2 अप्रैल को राजस्थान और बेंगलुरु के बीच खेला जाएगा। वहीं आरसीए के पदाधिकारियों में जारी आपसी मनमुटाव किसी से भी छुपा नहीं है। चुनाव के बाद से ही आरसीए अध्यक्ष और सचिव के खेमों में बटा नजर आता है। आईपीएल की तैयारियों पर आरसीए सचिव आरएस नांदू का कहना है कि वे कोई निर्णय लेने में सक्षम ही नहीं है। और जिस दिन से आपने विधानसभा अध्यक्ष की शपथ ली है तब से आप राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष नहीं हो, आप तालिबानी अध्यक्ष हैं। इसलिए हम उनको अध्यक्ष मानते ही नहीं है कि वो राजस्थान क्रिकेट संघ के अध्यक्ष है। और माननीय न्यायालय फैसला कर देगी। जस्टिस लोढ़ा, जिसने लोढ़ा पैनल की सारी सिफारिशें बनाई, उन्होंने कह दिया अब सीपी जोशी आगे इस पद पर नहीं रह सकते। आरसीए में पदाधिकारियों के आपसी विवाद लगातार आते रहते हैं, लिहाजा उम्मीद है कि प्रदेश में बेहतरीन क्रिकेट के लिए क्रिकेट प्रशासकों के आपसी विवाद जल्द ही सुलझ जाए, जिससे राजस्थान के घरेलू क्रिकेट का भला हो। महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। पिछली सरकार में सैकड़ों मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब नई सरकार में भी मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। मदरसा बोर्ड ने राजधानी जयपुर के 3 मदरसों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश जारी कर दिए हैं। देखिए एक रिपोर्ट। मदरसा बोर्ड का एक्शन। राजधानी के 3 मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द और मदरसों पर गिर सकती है गाज। पिछली सरकार में सैकड़ों मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द होने के बाद अब नई सरकार में भी मदरसा बोर्ड का रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया जारी है। भौतिक सत्यापन के बाद मदरसा बोर्ड ने राजधानी जयपुर के 3 मदरसों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने के आदेश जारी किए हैं। साथ ही मदरसा बोर्ड की तरफ से मुहैया करवाया गया सामान भी जब्त करने के आदेश दिए हैं। 2015 मदरसों को लेकर बीजेपी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था। राजस्थान में 3800 मदरसों के रजिस्ट्रेशन में से 655 रजिस्ट्रेशन रद्द किए गए थे। इन सभी मदरसों को कम छात्र होने की वजह से रद्द किया गया था। वहीं अब गहलोत सरकार ने 3 मदरसों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है, जिसमें भट्टा बस्ती के मदरसा सफिया, घाट गेट के मदरसा मोहम्मदी गुलजार, मदरसा सूफी मोहल्ला जयपुर को निरस्त किया है। अभी राज्य सरकार के निर्देश पर मदरसा बोर्ड ने जयपुर शहर में जो जांच का अभियान चलाया था, उस जांच के बाद में आज हमें ये पता चला है कि जयपुर शहर के 3 मदरसों को डी रजिस्टर्ड किया गया। जब इस बात की शिकायत हुई, जब मदरसा बोर्ड के अधिकारियों से हमने भी रब्ता किया, तो जब उन्होंने पिक्चर सामने साफ दिखाई तो हम लोग खुद अपने आप को रोक नहीं पाए। और हम इस बात की मजम्मत और निंदा करते हैं कि अगर इस तरह का मामला है तो हमें सुधार की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। इन मदरसों के रजिस्ट्रेशन रद्द करते हुए मदरसा बोर्ड ने कहा है कि ये सभी मदरसे मदरसा पंजीयन नीति के मुताबिक नहीं चलाए जा रहे थे। एक तरफ राज्य सरकार मदरसा शिक्षा को आधुनिक करने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ नई सरकार ने राजधानी के 3 मदरसों का पंजीयन रद्द कर बोर्ड ने सख्त संदेश दिया है। अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के परिवारों के लिए देश के हर कोने से मदद के लिए हाथ उठ रहे हैं, लेकिन इस मां की मदद अनमोल है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये तस्वीर है त्याग की, दया की, धर्म की, एक ऐसी सोच की जिसकी बराबरी करने की कुव्वत न हम में है और न आप में। चेहरा तो रंग का है, लेकिन काम ऐसा कि राजा भी शर्मा जाए। देवकी शर्मा, जी हाँ, ये नाम था इस पुण्य आत्मा का, जिसने जिंदगी गुजारने के लिए
पाई पाई जोड़ी और फिर ऐसा काम कर गई कि दुनिया में नाम कर गई। 6 महीने पहले दुनिया को अलविदा कह चुकी देवकी शर्मा ने बजरंगगढ़ चौराहे पर माता मंदिर के पास बैठकर सालों भिक्षाटन किया। पाई पाई जमा धन को मंदिर कमेटी को सौंप दिया। कमेटी के सदस्य भी उस रकम को एक बैंक अकाउंट में जमा करवाते गए। जब प्राण त्यागने की बारी आई तो कह गई, अच्छे काम में रकम लगा दीजिएगा। और उस महिला की अभी 6 महीने पहले मृत्यु हो गई, तो उसकी ये इच्छा थी कि मेरा पैसा कोई अच्छी जगह, कोई सही जगह काम में आवे। तो हम इतने दिन से देख रहे थे कि इसका पैसा कहाँ लगाए, लेकिन जो अभी ये शहीद हुए हैं अपने पुलवामा में जवान, तो हमने देखा इससे अच्छा मौका और उस महिला के पैसों का लगाने का और कुछ अच्छा मौका नहीं मिलेगा। महिला देवकी शर्मा की अंतिम इच्छा के अनुरूप ये रुपया कमेटी किसी और काम में देती, उससे पहले ही पुलवामा में 40 जवान शहीद हो गए। ऐसे में कमेटी सदस्यों ने देवकी शर्मा की जमा 6,61,600 रुपए की पूंजी शहीदों के परिवारों के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा करवा दी। तो हम कलेक्टर साहब के माध्यम से अपने ये मुख्यमंत्री सहायता कोष में 6,61,600 रुपए का ये एक डीडी बनवा दिया है, जो कलेक्टर साहब के माध्यम से शहीदों के नाम देना चाहते हैं। नेकी की प्रतिमूर्ति देवकी शर्मा अब इस नश्वर संसार में तो नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इस काम से खुद को अमर कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए अजमेर से दीपक दाधीच की रिपोर्ट। बीकानेर में इन दिनों पुष्करणा सावा की धूम शहर के परकोटे में साफ देखी जा रही है, जहां पुष्करणा समाज के लोग अपनी सालों पुरानी परंपरा का निर्वहन आज भी उसी अंदाज में कर रहे हैं, जहां पूरे शहर को एक मानते हुए सामूहिक विवाह होते हैं। रियासत काल से चले आ रही बीकानेर के इस सावा को शादी का ओलंपिक भी कहा जाता है। इस सावे में लड़की की विदाई पर ना कोई दहेज, ना लड़के के परिजनों को कुछ देने की कोई प्रथा, बस बारातियों को अपनी शक्ति के अनुसार स्वागत सत्कार। आज के युग में ये अजीब भले ही लगे, लेकिन सावे में आज भी गली मोहल्ले या चौक के पंडाल में ही विवाह संपन्न हो जाता है। बैंड बाजे के बिना ही विष्णु के रूप में खिड़कियां पाग पहने, हाथों में गेड़ियां और नंगे पांव ही दूल्हा अपनी लक्ष्मी यानी दुल्हन को लेने जाता है। शंख की ध्वनि के बीच मंत्रोच्चारण करते बाराती भी साथ होते हैं। जब पूरे शहर का परकोटा एक छत बन जाता है और जाति बिरादरी से ऊपर उठकर सभी महिलाएं गाती हैं मंगल गान। सावा की इस परंपरा के निर्वहन में समाज की कई संस्थाएं अपनी भागीदारी निभा रही हैं। रमक झमक संस्थान भी पिछले कई सालों से विवाह में काम आने वाली सामग्रियां निःशुल्क उपलब्ध करवाती है। सावा को देखने के लिए देश भर से लोग बीकानेर में आते हैं। शंकर ध्वनि, हारमोनियम या ढोलक, उसके साथ साथ जितना सादगीपूर्ण व्यवहार होता था वो हमारे सावा में होता था। तो और ये सावा जो है इसीलिए क्या है कि प्रसिद्ध हुआ कि आज इसकी पहचान जो है वो प्रत्येक जातियों में हो रही है। अपने यहाँ भी हो रही है, हिंदुओं में भी हो रही है, मुसलमानों में भी हो रही है, हरिजनों में भी हो रही है, और सारे के सारे जो है इस सावे को क्या है स्वीकार करते हैं। सारे के सारे जो है कहते हैं कि पुष्करणा सावा जो है वो हमें संदेश देता है।
आज के समय में जहां लोग दिखावे और शान के लिए खर्चीली शादी का आयोजन कर रहे हैं, वहीं बीकानेर के लोग दिखावे से दूर सावा की परंपराओं को साधते हुए समाज को समानता और सादगी का संदेश दे रहे हैं। बीकानेर से विक्रम जागरवाल की रिपोर्ट। कोचिंग के लिए कोटा आने वाले छात्रों की तैयारियों में तनाव बाधा न बने, इसके लिए छात्रों ने हैप्पीनेस ग्रुप तैयार किया है। इस पहल से छात्रों के साथ साथ अभिभावकों को भी खासा सुकून मिला है। दिल में डॉक्टर इंजीनियर बनने का ख्वाब पाले लाखों छात्र हर साल कोचिंग के लिए कोटा आते हैं। हालांकि कई बार उम्मीदों का आकाश हासिल करने में उनका हौसला जवाब दे देता है और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऐसी ही चुनौतियों को पार कर IITian और कामयाब बन चुके युवाओं ने हैप्पीनेस ग्रुप तैयार किया है, जो छात्रों को तनाव मुक्त रखने में सहायक साबित हो रहा है। इसके लिए हॉस्टल में ही हैप्पी रूम बनाए गए हैं, जहां छात्रों के लिए इंटरनेट, लाइब्रेरी, गेम्स और योग के इंतजाम किए गए हैं। जो कोटा की जो इमेज बन रखी है कि वो कि वहाँ पे बच्चे को नहीं भेजे कि बच्चा वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, तो वो इमेज चेंज करनी है, इसको पॉजिटिव सिटी बनाना है। और ये इसको हैप्पी सिटी बनाने के लिए स्टार्ट की है हैप्पीनेस हॉस्टल्स, जिसके अंदर 3 चीज़ों पे फोकस है। वो 3 पैरामीटर हैं, हेल्थ, हाइजीन और हैप्पीनेस। हैप्पीनेस ग्रुप ने न सिर्फ हैप्पीनेस रूम तैयार करवाए हैं, बल्कि ग्रुप से जुड़े हर छात्र के लिए काउंसलिंग के लिए डॉक्टरों की भी व्यवस्था की गई है। इट रियली बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है हम बच्चों को, ताकि हम अपने स्ट्रेस लेवल, जो पढ़ाई में स्ट्रेस आता है, उससे हम थोड़ा रिलैक्स हो जाए। यहाँ पर बुक्स वगैरह होती है, फॉर एग्जांपल डिफरेंट चीज़ें होती है, बुक्स वगैरह, गेम्स वगैरह, हम उनको यूज़ कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, सो दैट हमारी थोड़ी रिलैक्सेशन हो जाए माइंड की, और हम थोड़ा रिलैक्स हो जाए फ्रॉम द प्रेशर जो हमारे स्टडीज़ वगैरह से पड़ता है। हैप्पी रूम का सकारात्मक माहौल छात्रों को भी खूब भा रहा है। IIT और मेडिकल परीक्षाओं में बेहतरीन रिजल्ट के लिए विख्यात कोटा पर कई छात्रों के आत्मघाती कदम के निशान भी हैं। आने वाले दिनों में ऐसे दाग लगने न पाए, उसमें ये पहल बड़ी कारगर साबित हो सकती है। कहते हैं कोटा सपने बेचता है, सपना IIT का, मेडिकल का और दूसरा बेहतरीन प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना करियर बनाने का। लेकिन कई बार बच्चे तनाव का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे में हैप्पीनेस ग्रुप की ये पहल रंग ला रही है। उन बच्चों पे मुस्कुराहट लाने के साथ साथ उनको उनके लक्ष्य की ओर भी ले जाने में ये बड़ा कदम साबित हो रही है। उम्मीद की जानी चाहिए हैप्पीनेस ग्रुप का ये कारवां ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और ये नज़ीर बने पूरे देशवासियों के लिए, उन तमाम जगहों के लिए जहां पर विद्यार्थी तनाव का शिकार हो जाते हैं। कैमरा पर्सन मुकेश शाकेवाल के साथ शाकिर अली, न्यूज़ 18 कोटा।